Hello, dear students. Welcome to today's history's class. I am Manorma ma'am, and today we are starting chapter first, the rise of nationalism in Europe. One of the most important chapter in class 10th history. Let's begin with a question. What is nationalism? In simple words, nationalism means when people begin to feel that they all belong to one nation. They share a common history, culture, language, and identity. Then they feel that it's our nation. But how did this feeling of nationalism rise in Europe? Let's begin with a story. Yes, the first image that appears in your book, you have must seen this painting, the dream of worldwide democratic and social republics by फ्रेडरिक सोरेल। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसा कि अभी समरी में मैंने आपको बताया है कि नेशनलिज्म इन यूरोप में हमें ये बताया गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि अभी समरी में हमने देखा, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, इट मीन्स सॉर्यो का ये ड्रीम था कि ये पूरा संसार एक दिन डेमोक्रेटिक हो जाएगा, सामाजिक रूप से सबको समान अधिकार मिलेंगे, रिपब्लिकन सिस्टम कायम हो जाएगा। ये सॉर्यो का सपना था। इसी सपने को उसने इस पेंटिंग के जरिए हमें दिखाया है। ये पेंटिंग फ्रेडरिक सोर्यू, जो कि एक फ्रांस का पेंटर था, उसके द्वारा बनाई गई। और इस पेंटिंग में हमें दिखाया जा रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरा संसार डेमोक्रेटिक हो जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसमें दिखाई दे रही है, जिसके एक हाथ में बैटरी है, टॉर्च है, जो कि प्रकाश फैला रही है ज्ञान का, और दूसरे हाथ में ह्यूमन चार्टर का दस्तावेज है। और इस इमेज को वन बाय वन करके यूरोप के सभी कंट्रीज इसके सामने से गुजर रहे हैं, और साथ ही साथ इसके सामने झुककर इसे प्रणाम कर रहे हैं, इसे धन्यवाद दे रहे हैं कि जब से दुनिया में ह्यूमन राइट्स का चार्टर आया और दुनिया में लोगों में ज्ञान का प्रकाश फैला है, तब से सारा यूरोपियन कंट्रीज जो है डेमोक्रेसी को प्राप्त हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे पहले इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि जो लीड रोल निभा रहे हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड है, और उनको फॉलो करने वाले दूसरे कंट्रीज है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम यहाँ पर देख लेते हैं न्यू वर्ड्स में एब्सोल्यूटिज बताया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूटिज कौन होते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपनी मनमानी करे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा राजा जो कि सब कुछ अपने हाथ में केंद्रित रखता है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता, अपनी मिलिट्री के बलबूते पर सबको दबाकर रखने की कोशिश करता है। दूसरा वर्ड है यूटोपियन, यानी एक प्रकार का विजन, सोसाइटी के बारे में एक प्रकार का आइडिया जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन एक ऐसा इमेज या दर्शन हम कह सकते हैं कि एक ऐसी भावना कायम की जा रही है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा परिवर्तन संसार में हो जाएगा। देखिए, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से सभी कंट्रीज वन बाय वन आगे बढ़ रही हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को प्रणाम करते हुए और उसको धन्यवाद देते हुए। और ऊपर से जो एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, जो सेंट्स दिखाई दे रहे हैं, वो इस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हैं और दुनिया को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि इस समय जो है सभी लोग कितने खुश हैं इस संसार में, और इसी तरीके से संसार आगे भी सुखी रहे, इस चीज का वो आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद जो बच्चों इसमें बताया गया है
कि लीड रोल में तो है यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड, क्योंकि इन कंट्री को तब तक नेशन स्टेट का दर्जा मिल चुका था। उसको फॉलो कर रहा है फ्रांस, और उसको फॉलो करते हुए आगे चल रहा है जर्मनी, जिसके पास ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग है। Interestingly, at the time when Soryu created this image, the German people did not yet exist as a unified nation. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब वो फ्लैग लेकर जा रहे हैं, तब तक यूरोप के ये सारी कंट्रीज जो है वो नेशन स्टेट का दर्जा प्राप्त नहीं किए हुए थे। और इस तरीके से वो एक कल्पना सॉर्यू ने बताई है कि इस तरीके से संसार में डेमोक्रेसी कायम हो जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिली, लोम्बार्डी, पोलैंड। तो बच्चों, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया, ये सभी कंट्री वन बाय वन अपना अपना फ्लैग लेके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रही हैं, और ऊपर से जो क्रिस्ट है, सेंट्स हैं, एंजल्स हैं, वो इस दृश्य को देखकर बड़े प्रसन्न हैं। ये देखकर कि दुनिया में भाईचारा कायम हो रहा है और सबको इक्वालिटी मिलेगी। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो है सॉर्यो ने बहुत सारे इश्यूज को विजुअलाइज किया है कि 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म है उसके कारण यूरोप में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए। यानी जो न केवल फ्रांस में बल्कि यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज में ये भावना फैल गई कि हम अपने अपने देश को नेशन स्टेट में तब्दील करेंगे। अभी तक हमारे देश में जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक रूलर्स जो थे वो अपना साम्राज्य कायम किए हुए थे, लेकिन अब ये जो देश है ये नागरिकों का है, इसलिए देश के सभी नागरिक जो है इस राष्ट्र को एक नेशन स्टेट का दर्जा देंगे, अपने अपने राष्ट्र को वो नेशन स्टेट का दर्जा देंगे, जिससे ये फील आ सके उनके अंदर कि ये देश हमारा है, ना कि किसी मुनार्क का है। क्योंकि सदियों से मुनार्क लोग जो है रूल कर रहे थे, तो अब पब्लिक ये चाह रही है कि देश जो है वो सबका है, तो मुनार्क का ही क्यों माना जाए। जो मुनार्क लोग हैं उन्होंने सदियों से अपना आधिपत्य वहां पर जमा रखा है। तो अब ये चाह रहे हैं कि मॉडर्न स्टेट का निर्माण होगा और एक केंद्रीय सरकार होगी, और क्लियरली जो है हमारी जो टेरिटरी है उसकी एक बाउंड्री होगी, और हम अपने देश को परिभाषित कर पाएंगे और देश का डेवलपमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर जो नेशन स्टेट है, नेशन स्टेट से उनका मतलब ये है कि कॉमन पीपल होंगे, देश की आइडेंटिटी शेयर कर सके, उनका इतिहास एक जैसा होगा, चाहे वो राजा हो या आम जनता हो, सबका जो इतिहास है वो एक होगा, सबकी पहचान एक होगी। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। यानी ये जो एक जैसी पहचान है ये प्राचीन काल से चली हुई नहीं आ रही है, बल्कि ये आइडेंटिटी हमने खुद ने बनाई है, स्ट्रगल करके अपने देश की पहचान बनाई है थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर एंड द कॉमन पीपल। तो एक्शन ऑफ पीपल एंड कॉमन जो लीडर्स है उसका मतलब ये हुआ कि देश के सभी लोग जो है और जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने कार्यों से अपने देश की एक पहचान कायम की है। और इस तरीके से इस चैप्टर में जो है व्हाट इज नेशनलिज्म की भी थीम को बताया गया है, जो कि हम कल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।